तो हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, उदर रोग के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिजीज ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, है ना। आपके उसमें दे रखा है कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसकी कौन कौन सी डिजीज है उसके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन में से क्वेश्चन बनता है एक 15 नंबर का, वो पहले हम पढ़ेंगे। उसका नाम है, आप सभी जानते हैं, सुना ही होगा, अपेंडिसाइटिस, ठीक है। क्वेश्चन आएगा ही आएगा, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। अपेंडिसाइटिस, तो मेरे टाइम पे भी था, ये 15 नंबर का क्वेश्चन था अपेंडिसाइटिस। तो देखो लिखा तो बहुत छोटे में है, लेकिन आप इसको बहुत अच्छे से लिख सकते हो, है ना। बहुत आगे तक ब्रॉड करके इसको लिख सकते हो। वो कैसे, वो अभी मैं पढ़ाऊंगा तो आपको पता लगे। मुझे बड़ी डिस्टर्बेंस हो रही है, एक सेकंड। हाँ, आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है। तो अपेंडिसाइटिस क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ अपेंडिक्स। जो आपकी अपेंडिक्स होती है, आप जानते हो वेस्टिजियल ऑर्गन होता है एक, उसको क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स कहते हैं। तो मुझे एक बात बताओ कि जो अपेंडिक्स है वो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है या स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है? जल्दी जल्दी जवाब दो। लार्ज का सर। लार्ज का है, ठीक है। तो भी आप जानते हो अपेंडिक्स क्या है, एक प्रोजेक्शन लाइक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ना, उंगली की तरह बाहर निकला हुआ एक संरचना होती है। तो लार्ज इंटेस्टाइन की किस पार्ट से निकलती है? ये जब मैंने एएमयू में एग्जाम दिया था एमबीबीएस के लिए, तब ये आया था, बताओ। सर सीकम। सीकम। वेरी गुड, ठीक है। चलो, तो आपको पता है, बहुत अच्छी बात है। और आप जानते होंगे असेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, ठीक है, इसमें आएगा वो। चलो, तो सबसे पहले हम क्या बात कर रहे हैं, अपेंडिसाइटिस की डेफिनेशन देखते हैं, इन्फ्लामेशन ऑफ अपेंडिक्स। ये होता कैसे है वो देखते हैं, कौन देखे। तो होता क्या है, जो अपेंडोसी ल्यूमेन जो होती है, मतलब जो सीकम वाली जो पार्ट होता है, यानी जो अपेंडिक्स की, हम एक तरीके से आप ये समझ लो कि जो अपेंडिक्स की जो ल्यूमेन होती है उसमें क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। तो ऑब्स्ट्रक्शन होने से क्या होगा कि जो अपेंडिक्स में जो भी म्यूकस का सिग्रीशन हो रहा है, अंदर म्यूकस का सिग्रीशन होगा, तो वो बाहर जा पाएगा? बिल्कुल नहीं जा पाएगा। जब वो बाहर नहीं जा पाएगा तो यहाँ की जो आसपास की जो ब्लड सप्लाई है, ठीक है, तो जो ये ल्यूमेन में जो ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, वहां की जो सिग्रीशन हो रहे हैं वो एक्यूमुलेट होने लगेंगे धीरे धीरे। जब एक्यूमुलेट होने लगेंगे तो वो इकट्ठे होंगे, इकट्ठे एक्यूमुलेशन। तो यहाँ की जो आसपास की जो ब्लड सप्लाई है उसको क्या है, सप्रेस करेंगे, प्रेशर पड़ेगा, तो ब्लड सप्लाई क्या होगी, बंद हो जाएगी, हैम्पर्ड हो जाएगी। जब वहां पे ब्लड सप्लाई नहीं होती, तो जिस भी एरिया में ब्लड सप्लाई नहीं होती, तो वहां पे कौन अटैक करता है, बैक्टीरिया, है ना। बैक्टीरिया वगैरह जो है ओवर ग्रोथ करते हैं, तो वहां पे क्या है, इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो अभी आगे भी पढ़ेंगे हम पैथोफिजियोलॉजी में इसको। तो मेन जो कॉज है वो ऑब्स्ट्रक्शन बताया किसका, अपेंडोसील ल्यूमन का, ठीक है। तो किसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है? हो सकता है कोई फूड वेस्ट वहां पे फंस गया हो, पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो, किसी ट्रॉमा की वजह से हो गया हो, हार्ड पीस ऑफ स्टूल, यानी स्टूल के जो है हार्ड पीस की वजह से वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया हो, और आईबीडी जो कि अभी हमें पढ़ना है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज में क्रॉन्स और अल्सरेटिव कोलाइटिस आता है, उनकी वजह से भी अपेंडिसाइटिस हो जाता है, ठीक है। तो उसकी वजह से जैसे इन्फेक्शन क्या हो गया, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, पैरासाइटिक, कोई भी इन्फेक्शन वहां पे हो सकता है। तो ये क्या है, आपका एक इटियोलॉजिकल फैक्टर हुआ। अब पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो देखो थोड़ा ऐसा लिखा हुआ है गंदा गंदा सा, लेकिन आप अपने हिसाब से देख लेना। पैथोफिजियोलॉजी पीपी करके लिखा है, मतलब कैसे पैथोजेनेसिस इसकी हो रही है, कैसे ये हो रहा है। तो देखो, ड्यू टू द इटियोलॉजिकल फैक्टर, यानी जैसे हम आयुर्वेद में लिखते हैं ना, निदान का सेवन किया, तो वैसे ही क्या है, जैसे मान लो कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया किसी की वजह से, तो इस इटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ अपेंडिक्स ल्यूमेन। जो अपेंडिक्स की जो ल्यूमेन है वो क्या है,
वहां पे जो ये जो ल्यूमेन है वहां पे क्या हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा वहां पे, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है इससे क्या होगा, ड्रेनेज ऑफ म्यूकस सिग्रीशन, तो ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से जो म्यूकस का सिग्रीशन जो है ड्रेन होने लगेगा और वो क्या है, म्यूकस जो है धीरे 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 इकट्ठा होने लगेगा, ठीक है। इकट्ठा होने लगा तो इससे क्या होगा, इंक्रीज्ड प्रेशर, किसकी प्रेशर पे, जो ल्यूमेन की वॉल है उसकी प्रेशर, उस पे ल्यूमेन की वॉल है उन पे प्रेशर क्या है, इंक्रीज होने लगेगा। तो इंक्रीज होने लगेगा प्रेशर तो वहां की जो ब्लड सप्लाई है वो क्या होगा, ब्लड सप्लाई क्या होगी, कंप्रेस हो जाएगी, जो ब्लड वेसल्स हैं वो हमारी क्या है, कंप्रेस हो जाएंगी। जब जिस भी एरिया पे, जैसे गैंग के बारे में आपने पढ़ा हो, गैंग्रीन में क्या है, बहुत तगड़ा इन्फेक्शन हो जाता है, क्यों, क्योंकि किसी भी पार्ट पे क्या है, जैसे यहाँ की ब्लड सप्लाई बंद कर दें, यहाँ से ब्लड आ रहा था, ब्लड सप्लाई बंद कर दें तो यहाँ पे जो जो बैक्टीरियल ग्रोथ है वो बहुत फास्ट होती है, ठीक है, तो यही गैंग्रीन में होता है। तो ब्लड सप्लाई क्या है वहां की जो है कंप्रेस हो जाएंगी ब्लड वेसल्स, तो उससे क्या होगा, जो बैक्टीरिया है वो ओवर ग्रोथ करने लगेंगे और इन्फ्लामेशन हो जाएगा, किसमें, अपेंडिक्स में, इसी को क्या बोलते हैं, अपेंडिसाइटिस कहते हैं। ड्यू टू द एटियोलॉजिकल फैक्टर, एटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होगा, किसमें होगा, अपेंडिक्स की ल्यूमेन में, तो वहां पे जो म्यूकस का सिग्रीशन हो रहा था वो अब बाहर न जाके धीरे धीरे स्टोर होने लगेगा। जब स्टोर होने लगेगा तो जो ल्यूमेन की वॉल है उन पे प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, तो इससे क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होने से जो ब्लड सप्लाई है वो हैम्पर्ड हो जाएगी, यानी जो हमारी ब्लड वेसल है वो कंप्रेस हो जाएंगी, उससे क्या होगा, बैक्टीरियल ग्रोथ होगी और वहां पे क्या है, इन्फेक्शन होगा और इसी को हम क्या बोलते हैं, अपेंडिसाइटिस कहते हैं। आया समझ में, किसी को भी नहीं आया तो बताओ, क्वेश्चन आता है। मेरी आवाज आ रही है, कहां तक सुना तुम लोगों ने? सर पैथोफिजियोलॉजी होगी पूरी। हो गई, अच्छा मैंने म्यूट कर रखा। तो समझ में आया सबको, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर। ठीक है, चलो। उसके अलावा हम साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो इसमें कुछ साइन बताए गए हैं, स्पेसिफिक साइन बताए गए हैं जिनके आपको नाम याद करने हैं। पहला है गर्डिंग। गर्डिंग का क्या मतलब होता है, जब आप एग्जामिनेशन करोगे अपेंडिसाइटिस को एग्जामिन करने के लिए तो वो क्या करता है, जो अपनी एब्डोमेन की मसल्स को वो एकदम से कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, मतलब ऐसे एकदम खुद को प्रोटेक्ट करते हैं ना कुछ, जैसे किसी के भयंकर दर्द हो रहा हो और आप एकदम से टच कर दो वो एकदम से ऐसे हो जाता है, तो उसे बोलते हैं गर्डिंग, ठीक है। तो टेंस द एब्डोमिनल मसल ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। दूसरा हम बात करें, दूसरा जो साइन है वो क्या है, रीबाउंड टेंडरनेस। कौन सी, रीबाउंड टेंडरनेस। अब रीबाउंड टेंडरनेस क्या होती है, जो मैकबर्नी पॉइंट है उस पे हम क्या है, हाथ से प्रेशर देते हैं, तो जैसे हम मैकबर्नी पॉइंट पे, अभी मैं बताता हूँ क्या होता है, मैकबर्नी पॉइंट पे जैसे हम हैंड प्रेशर देते हैं तो जो मसल जो है अपनी नॉर्मल पोजीशन में आती है तो पेन होता है। जैसे देखो, पहले तो मैकबर्नी पॉइंट ही देखो तुम, ये दिख रहा होगा आपको डायग्राम, ये आपकी अम्लाइकल है, ठीक है, ये क्या है, आपकी अम्लाइकल है, दिख रही है। उससे अम्लाइकल, अम्लाइकल से कितना, 2/3 अगर आप नीचे आएंगे, 2/3 पार्ट पे नीचे आएंगे, और यहाँ पे आपका क्या होता है, एंटीरियर जो इलियक स्पाइन होता है ना, एंटीरियर सुपाइन, जो इलियक स्पाइन जो होते हैं, इलियक स्पाइन आप जानते होंगे जो यहाँ पे इस तरीके से होते हैं, उसके एंटीरियर पार्ट से 1/3 जब जाते हैं, ठीक है, तो 1/3 टूवर्ड्स द अम्लाइकल, ठीक है, 1/3 टूवर्ड्स द अम्लाइकल एंड अम्लाइकल से टूवर्ड्स द एंटीरियर इलियक स्पैन, कितना, 2/3, तो उसके बीच में जो एक पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों लाइन मिलती हैं तो उसी को बोलते हैं मैकबर्नी पॉइंट। तो ये भी आपको वहां पे एक्सप्लेन करके आना है, ऐसे लिखोगे कि एंटीरियर जो इलियक स्पैन है उसे टूवर्ड्स द 1/3 जब टूवर्ड्स द हम अम्लाइकल जाएंगे और अम्लाइकल से टूवर्ड्स द एंटीरियर इलियक स्पैन 2/3 जब आते हैं तो उस जो पॉइंट को क्या बोलते हैं, मैकबर्नी पॉइंट
कहते हैं। तो ये आपको वहां पे एक्सप्लेन करके आना है, ठीक है। चलो, उसके अलावा हाँ, तो हम क्या कह रहे थे, रीबाउंड। रीबाउंड मतलब किसी चीज को दबाओगे वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में आएगी। तो वही कह रहे हैं कि जब मैकबर्नी पॉइंट पे जब आप प्रेस करोगे, है हाथ से दबाओगे, तो जैसी मसल जैसे दबाओगे तो नीचे हो जाएगी, फिर अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आएगी। जब नॉर्मल पोजीशन पे आती है तो वहां पे क्या है, पेन होता है। तो ये आपको याद रखना है। उसके अलावा रोजिंग साइन क्या होता है? रोजिंग साइन किसे बोलते हैं? जब लेफ्ट साइड में प्रेशर देते हैं तो राइट लोअर साइड में पेन होता है। जैसे आपका ये एब्डोमिनल एरिया है, ठीक है, ये आपका लेफ्ट हो गया और ये आपका राइट हो गया। तो ये क्या कह रहे हैं, जब आप लेफ्ट साइड में यहाँ पे नीचे दबाएंगे तो जो राइट लोअर साइड में क्या है, पेन होगा, क्योंकि इधर क्या है आपका, इधर क्या है आपकी अपेंडिक्स है लोअर साइड पे, तो वहां पे पेन होगा। इसे बोलते हैं रोजिंग साइन। दूसरा है एरोन साइन। एरोन साइन क्या होता है? जब जो मैकबर्नी पॉइंट आपने बताया था, मैकबर्नी पॉइंट पे क्या है, आप प्रेशर करने से एपिगैस्ट्रिक रीजन में पेन होता है, ठीक है। तो ये एरोन साइन होते हैं। तो ये साइन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला हमने पढ़ा रिबाउंड, मतलब जब हम मैकबर्नी पॉइंट पे हम प्रेस करेंगे तो जब वो मसल्स अपनी नॉर्मल पोजीशन में आएंगी तो उसे बहुत दर्द होगा। रोजिंग साइन में हमने क्या बोला कि लेफ्ट साइड में प्रेशर करते हैं तो राइट साइड की लोअर जो एंड होता है वहां पे क्या है, पेन होता है। एरोन साइन हमने पढ़ा, तो वो क्या होता है, जब हम मैकबर्नी पॉइंट पे प्रेशर करते हैं तो एपिगैस्ट्रिक रीजन में क्या है, पेन होता है। तो ये आपको याद रखना है। तो पहले तो आप ये साइन बताओगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप जो है एक पॉइंट और लिखोगे, वो यहाँ पे लिखा है मर्फीज सिंड्रोम, ठीक है। मर्फीज सिंड्रोम, यहाँ पे एक मर्फी सिंड्रोम मिलता है जिसको ट्रायड बोलते हैं। मतलब इसमें 3 चीजें होती हैं। सिंड्रोम क्या होता है? द ग्रुप ऑफ, जो डिजीज बोल रहे हैं, ग्रुप ऑफ सिम्टम बोल रहे हैं, तो मतलब सिम्टम्स। सिंड्रोम का मतलब ग्रुप बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिम्टम्स की बात कर रहे हैं, तो ग्रुप ऑफ सिम्टम्स की बात करेंगे। तो मर्फी सिंड्रोम, तो 3 चीजें होती हैं, ट्रायड होता है एक, है ना। ट्रायड को आप कैसे याद रखोगे? पीवीटी। पी क्या है? सबसे पहले उसे पेन होगा, ठीक है, फिर उसे वोमिटिंग होगी, ये सीक्वेंस से होता है, फिर देन उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। पहले पेन होगा, फिर वोमिटिंग होगी, देन उसे टेम्परेचर होगा। तो इसे बोलते हैं मर्फी सिंड्रोम। तो ये कहाँ पाया जाता है? अपेंडिसाइटिस में पाया जाता है, याद रखना। और इसको लिख के आना है क्लिनिकल फीचर्स में, ठीक है। और क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स होंगे? पेन ऑन मैकबर्नी पॉइंट, ठीक है, नोजिया, वोमिटिंग, फीवर, एब्डोमिनल स्वेलिंग। तो ये आप देखो, मैंने बहुत छोटा छोटा करके लिखा है, लेकिन आप जब कॉपी में लिखोगे तो काफी ये मटेरियल हो जाता है, ठीक। अब जैसे इसके साइन एंड सिम्टम्स में इसके कुछ साइंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट थे, वैसे ही इसके एग्जामिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको लिखना है। पहला 2 टेस्ट इसमें करते हैं, डॉक्टर साहब ही करेंगे, यानी आप करोगे। इलियो इलियोप्सोस टेस्ट, ठीक है। क्या बोलते हैं? इलियोप्सोस टेस्ट। इसमें क्या होता है, उस बंदे को लेटा लेंगे टेबल पे, आपकी जो भी एग्जामिनेशन टेबल होती है उस पे आप लेटा लोगे। फिर क्या करोगे, जिस साइड अपेंडिक्स है यानी राइट साइड के जो पैर है उसे आप क्या बोलोगे, जैसे ये लेट गया इंसान, ठीक है, तो एक तो पैर ऐसे ही रहेगा जो यूजलेस है, यूजलेस मतलब अभी हमारे एग्जामिनेशन के टाइम पे यूजलेस है, तो वो तो ऐसे ही रहेगा। जो राइट साइड वाला पैर है उससे हम क्या बोलेंगे, इसे उठाओ ऊपर, ठीक है। तो जब उठाएंगे तो जो मैकबर्नी पॉइंट है उस पर पेन होगा। जैसे ही वो एक्सटेंड करेगा अपनी लेग को ऊपर की तरफ, देखो पहले यहाँ थी, फिर इसने ये ऊपर करी, तो उसे क्या है, मैकबर्नी पॉइंट पे पेन होगा। इसे बोलते हैं इलियोप्सोस टेस्ट। दूसरा हम क्या बात कर रहे हैं, ऑब्टूरेटर टेस्ट। ये क्या होता है, इसमें जैसे हमने पहले की तरह लेटा लिया, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से हम उसे लेटा के फिर हम बाहर की तरफ करेंगे, है ना। मतलब इस तरीके से आप देख पा रहे होगे उसको, यहाँ से घुटने से ऐसे मुड़ा के और ऐसे घुटने से उसे नी से बैंड करवा के पीछे की तरफ, है ना, बाहर की तरफ बोलेंगे, मतलब अपने मुंह की तरफ ले आप इमेजिन कर पा रहे होगे चीजों को, ठीक है। तो वो क्या है, मुंह की तरफ, बाहर की तरफ उसे करेंगे तो उसे मैकबर्नी पॉइंट पे पेन होता है। तो ये 2 तरीके से आप जो है एग्जामिनेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी कोई अपेंडिसाइटिस का कोई केस आए तो ये वाले करके देखना, ठीक। उसके अलावा और क्या कर सकते हैं, सीबीसी करवा लो, यूएसजी करवा लो, है ना, यूएसजी करवा लो, टंटा ही खत्म है, और हिस्ट्री वगैरह ले लो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। उसके अलावा हम ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें ट्रीटमेंट जो है नॉन सर्जिकल और सर्जिकल बताया गया है, ठीक है। नॉन सर्जिकल में क्या है, एंटीबायोटिक्स देते हैं, एनाल्जेसिक देते हैं, मतलब वही सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, एंटीबायोटिक दे देंगे, सॉफ्ट डाइट दे देते हैं ताकि ऑब्स्ट्रक्शन और ना बढ़े। मेनली इसमें क्या होती है, सर्जरी होती है, अपेंडेक्टोमी, ठीक है। तो जो मैकबर्नी पॉइंट पर इंसिजन लगाते हैं हम
और वहां से उसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, ये दो तरीके से होती है, ओपन और लेप्रोस्कोपिक। जो है अगर अपेंडिक्स रैप्चर हो गई है अंदर की तरफ तो ओपन वाला अपेंडेक्टोमी करते हैं। लेप्रोस्कोपिक अगर कोई पेशेंट बहुत ज्यादा वेट है, उसका ओवर वेट है, ओल्ड एज का है, तो उन दैट केस में हम लेप्रोस्कोपिक अपेंडेक्टोमी करते हैं। यहाँ तक कोई किसी को डाउट हो तो पूछो। डाउट है किसी को? ठीक है, हमने क्या पढ़ा? अपेंडिक्स पढ़ा, इन्फ्लामेशन ऑफ अपेंडिक्स अपेंडिसाइटिस कहलाता है। होता कैसे? जो अपेंडिक्स की जो ल्यूमेन है उसमें क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए। ठीक है, अपेंडिक्स की ल्यूमेन है उसमें क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है। ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो वहां का जो म्यूकस जो सिक्रीशन हो रहा था वो बाहर नहीं निकल पाएगा, वो धीरे धीरे स्टोर होगा, तो वहां की जो नियर बाई जो ब्लड सप्लाई है वो वहां की ब्लड वेसल कंप्रेस होंगी, जिससे क्या है, बैक्टीरिया ग्रोथ होगी और वहां पे इन्फेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को अपेंडिसाइटिस कह देते हैं। हमने कुछ साइन देखे, गर्डिंग साइन, रिवॉन टेंडरनेस, फ्रोजन साइन, एरोन साइन। ठीक है, और कुछ हमने एग्जामिनेशन देखे। ठीक है, इलियोप्सिस टेस्ट, ऑब्टूरेटर टेस्ट, ये सारी चीजें हमने देखी और इसका जो हमने नॉन सर्जिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट देखा। ठीक है, तो सिंपल सा है, आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, और एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट था मर्फी सिंड्रोम। ठीक है, तो डीबी सॉरी पीवीटी। ठीक है, पीवी तिवारी की बुक आती है ना, तो ऐसे याद रख लेना पीवीटी। ठीक, तो इस तरीके से। ओके, यहाँ तक कोई किसी को डाउट है तो पूछो। नेक्स्ट बात करते हैं हम डिजीज ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन में हमने अपेंडिसाइटिस पढ़ लिया था। नेक्स्ट जो है दो टॉपिक और आते हैं 5-5 नंबर के, इनमें से कोई भी आ सकता है। क्रॉन्स डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस। अब बार बार कॉज में देख रहे थे हम, इतनी सारी डिजीज पढ़े तो हर किसी के कॉज में ये दो नाम जरूर आ रहे थे। ठीक है, तो मैंने बोला था हम इसे आगे पढ़ेंगे। तो ये दोनों जो है एक डिजीज, इनको कंबाइन करके एक आईबीडी, ठीक है, इन्फ्लामेटरी वोवल डिजीज, यानी जो आपके वोवल्स हैं, जो जीआईटी है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाए, उसकी वजह से जो डिजीज होती हैं उसमें दो डिजीज आती हैं। कौन सी? क्रॉन्स डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस। ठीक है, तो वो पढ़ते हैं हम। तो देखो यहाँ पे लिखा है आईबीडी में दो है, क्रॉन्स और अल्सरेटिव कोलाइटिस, यूसी। तो क्रॉन्स डिजीज क्या होता है? इसे इलियाइटिस भी बोलते हैं। इलियाइटिस का मतलब क्या होता है? इंटेस्टाइन का जो आपकी जीआईटी है उसका इन्फेक्शन हो जाना। ठीक है, तो क्रॉन्स डिजीज इज ए क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज, तो एक क्रॉनिक है। ठीक है, ऐसा कैसा इन्फ्लामेशन है? क्रॉनिक है, किसका? जीआईटी का। ठीक है, ये आप जानते हो। दिस कैन अकर इन एनी पार्ट ऑफ जीआईटी। जीआईटी का मतलब जो हमारी इंटेस्टाइन है, या तो आइदर वो कहीं भी हो सकता है। ठीक है, इसमें देखो बाद में एक डिफरेंस भी आता है कभी कभी पूछने को, तो वो आपको पता होना चाहिए। जो मैं लिखवा रहा हूँ ना स्टार लगा के, कि ये क्या है, जो जीआईटी यानी ये स्मॉल इंटेस्टाइन में भी हो सकता है और लार्ज में भी हो सकता है। इसका मतलब दूसरे वाला कहीं और हो रहा होगा। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे जब मैं आपसे पूछूंगा लास्ट में क्वेश्चन। तो ये क्या है, कहीं भी हो सकता है जीआईटी के, तो ये आपको वहां पे लिख के आना है। इटियोलॉजी की बात करें तो मेनली अननोन बताया गया है, लेकिन क्या है, प्रेजेंस ऑफ एंटीकोलन एंटीबॉडीज, तो कोलोन में कोई एंटीबॉडीज बन गई हो इसकी वजह से हो सकता है, माल न्यूट्रिशन की वजह से हो सकता है, कोई बहुत ज्यादा स्मोकिंग करता है उसकी वजह से हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, हेरिडिटी हो सकता है, किसी के फादर को रहा हो या मदर को रहा हो तो उसके बच्चे को भी हो सकता है। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें, सॉरी हाँ, तो क्लिनिकल फीचर जो है ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पे हम बात करें तो एक्यूट इलाइटिस हो गया और क्रॉनिक। ठीक है, एक्यूट वाले में क्या होगा? एक्यूट में क्या है, एक्यूट मतलब जो सडन ऑनसेट होता है, तो एब्डोमिनल पेन होगा, फीवर होगा, नोजिया एंड वोमिटिंग देखने को मिलेगा। क्रोनिक में क्या होगा, जो पेन है वो डल होगा। ठीक है, डल मतलब थोड़ा थोड़ा सा होता रहेगा और धीरे धीरे बढ़ता है। ये होता क्यों है? ड्यू टू पार्शियल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, तो इसमें थोड़ा सा क्या है, इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन, पार्शियल, फुली नहीं, पार्शियल। उसके अलावा डायरिया देखने को मिलेगा, ब्लड म्यूकस डिस्चार्ज देखने को मिलेगा, पायरेक्सिया होगा, माल न्यूट्रिशन, हाइपोकैलेमिया, ठीक है, कैल्सिमिया सॉरी, और हाइपोविटामिनोसिस। ठीक है, विटामिन जो है आप विटामिन चेक करवाओगे, कैल्शियम वगैरह, ये सारी चीजें क्या है, वो होंगी, क्योंकि वहां पे प्रॉपर जब एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा चीजों का तो बनेंगी कैसे, है ना, तो ये सारी चीजें कम मिलेंगी। और देखो जैसे मैंने क्या बोला, ये तो स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन के कहीं हो सकता है। देखो ये इंटेस्टाइन है, एक तरीके से आप ऐसे समझ लें। यहाँ पे मैंने एक स्टार पॉइंट करके लिखा है, स्किप लीजन फॉर्मेशन। इसमें इंटेस्टाइन में लीजन बन जाते हैं, वो कैसे होते हैं? स्किप। स्किप का मतलब क्या है, एक लीजन यहाँ बन गया
दूसरा यहाँ बन गया, हो सकता है तीसरा यहाँ बन जाए, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएट करेगा अल्सरेटिव कोलाइटिस से, आगे अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो याद रखना कि कहीं भी हो सकता है लार्ज या स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्किप लीजन यहाँ पे बनते हैं। इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो सीटीज है ना, सिग्मेडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, ये सारी चीजें जो भी तुम लिख सकते हो। और ट्रीटमेंट क्या है, एज ए अल्सरेटिव कोलाइटिस, जो आगे हम देखने वाले हैं उसकी तरह ही करते हैं, ठीक है। अब अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या होता है, तो इट इज द फॉर्म ऑफ आईबीडी। आप जानते हैं कि आईबीडी ही की फॉर्म है, दैट कॉज इन्फ्लामेशन एंड अल्सरेशन। इन्फ्लामेशन होता है और अल्सरेशन होता है किसका, कोलोन की जो म्यूकोसा है वहां पे, कोलोन लिख सकते हैं, ठीक। मोस्ट कॉमन साइट क्या है, कोलोन और रेक्टम, ठीक है। तो कोलोन और रेक्टम में ही हो रहा है, लेकिन वो कहीं भी हो जा रहा था, ठीक है। ये कहाँ पे हो रहा है, केवल कोलोन और रेक्टम में होता है। कॉज की बात करें तो एग्जैक्ट जो कॉज है वो अननोन है, बाकी सब जो है सेम एज क्रॉन्स डिजीज पड़ी थी, वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। लेस देन 30 ईयर, 30 साल से जो कम उम्र के जो लोग होते हैं, बहुत ज्यादा स्पाइसी खाना, अंटसंट खाना, तो ये सारी चीजें है ना, कहते हैं ना, वो आयुर्वेद में लिखा है कि जो मनुष्य रसन इंद्रिय के मोह में आके है ना अपत्य आहार का सेवन करते हैं तो उन्हें बहुत व्याधियां हो जाती है, तो वही वाला है। उसके अलावा क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो डायरिया विद ब्लड प्लस ब्लड एंड पस, तो उसे डायरिया होगा, ब्लड और पस के साथ होगा। रेक्टल ब्लीडिंग होगी, यानी रेक्टम से ब्लीडिंग होती है। वेट लॉस होगा, क्यों, क्योंकि जो खा रहा है वो पच नहीं रहा है, एब्जॉर्प्शन हो नहीं रहा है। एब्डोमिनल और रेक्टल पेन होगा, लेथार्जीनेस रहेगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। अब ब्लीडिंग हो रही है तो धीरे धीरे एनेमिक भी हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने देखो अलग पेन से लिखा है, क्या है, कंटिन्यू लीजन्स बनते हैं। तो यहाँ पे जो लीजन है वो कैसे बनेंगे, कंटिन्यू बनते हैं। और वहां पे कैसे थे, स्किप। दो पॉइंट यहाँ पे आए, कौन से, कि ये कोलोन और रेक्टम में होता है, वो इंटेस्टाइन के किसी भी पार्ट में हो सकता है। दूसरा वहां पे स्किप लीजन होते हैं, और यहाँ पे क्या है, कंटिन्यू लीजन्स होते हैं। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, डाउट पक्का, नहीं सर। ठीक है। क्लासिफिकेशन की बात करें तो एनाटॉमी के आधार पे ये बताई गई है। पहला है प्रोक्टोकोलाइटिस। तो मैंने तुम्हें क्या बताया था, प्रोक्टो वर्ड किसके लिए यूज होता है, रेक्टम के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हम कह रहे हैं ना कोलोन और रेक्टम दोनों में हो सकता है, मोस्ट कॉमन साइट जो है। तो जब जो है अल्सरेटिव कोलाइटिस का जो इन्वॉल्वमेंट है वो रेक्टम के साथ साथ सम पार्ट ऑफ कोलोन का भी हो, तो उसे बोलते हैं प्रोक्टोकोलाइटिस। मतलब यहाँ पे रेक्टम भी है और कोलोन भी है, तो वो क्या होगा, प्रोक्टोकोलाइटिस हो गया पहला। दूसरा हम बात करें लेफ्ट साइडेड अल्सरेटिव कोलाइटिस, मतलब जब डिसेंडिंग कोलोन का इन्वॉल्वमेंट हो और रेक्टम का इन्वॉल्वमेंट हो, तो उसे बोलते हैं लेफ्ट साइडेड, ठीक है। लेफ्ट साइड में क्या होती है, आपकी डिसेंडिंग कोलोन होती है, ठीक। उसके अलावा पेनकोलाइटिस, पेन का मतलब होता है PAN, पेन का मतलब होता है होल, होल का मतलब छिद्र नहीं, होल का मतलब पूरा, ठीक है। कोलाइटिस मतलब पूरी कोलोन का इन्वॉल्वमेंट जब हो जाता है तो उसको बोलते हैं पेनकोलाइटिस, ठीक है। तो क्या है, प्रोक्टोकोलाइटिस जब इन्वॉल्वमेंट ऑफ रेक्टम एंड सम पार्ट ऑफ कोलोन, दैट इज प्रोक्टोकोलाइटिस। लेफ्ट साइड मतलब डिसेंडिंग कोलोन प्लस रेक्टम, पेनकोलाइटिस मतलब पूरी। तो यह आपका क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक है। चलो, उसके अलावा इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो स्टूल का एग्जामिनेशन, रेक्टल एग्जामिनेशन, प्रोक्टोस्कोपी, है ना, वही कोलोनोस्कोपी, ये अपने दिमाग से आप लिख सकते हो वहां पे, ठीक है, तो लिख देना। कॉम्प्लिकेशन में कार्सिनोमा हो सकता है, हेमरेज हो सकता है, परफोरेशन हो सकता है, ठीक है। ट्रीटमेंट की बात करें तो दोनों ही, कोई भी हो, बेड रेस्ट करवाओ, गुड न्यूट्रिशन दो, फ्लूइड करेक्शन, है ना। तो यहाँ पे हम देख रहे थे डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो उसके फ्लूइड को मैनेज करना है आपको। स्टीरॉइड्स देते हैं, है ना, एंटी इंफ्लेमेटरी होते हैं इसलिए, हैवी वाले। एंटीबायोटिक्स देते हैं, एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स देते हैं, एनाल्जेसिक देते हैं, मल्टीविटामिन दे देते हैं। ऐसा मतलब आप देख रहे होगे कि सब कुछ एलोपैथी में सिम्टोमेटिक ही देते रहते हैं। उसके अलावा इनके पास थोड़ी सर्जरी थोड़ी एडवांस है, तो इसलिए थोड़े आगे चलते हैं, है ना। उसके अलावा इनके पास जो आयुर्वेद में नंबर ऑफ वैरायटी है ना, जैसे बोलते हैं ना बहुत सारी वैरायटी दवाइयों की, मतलब एक एक रोग में कई सारी दवाइयां हैं, इनके पास नहीं है, ठीक है। इनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, बस इनकी सर्जरी, ठीक है।
और कुछ चीजें हैं जैसे इंजेक्शन वगैरह, आईवी वगैरह इनके पास है, तो इसलिए थोड़ा हो जाता है। सर्जरी की बात करें तो यहाँ पे क्या सर्जरी में क्या है, सर्जरी हम कहाँ करेंगे, जब एब्सिस का फॉर्मेशन बन गया हो, है ना, मतलब एब्सिस फॉर्मेशन वहां पे हो गया हो, और फिशुला, है ना, वहां पे कोई ट्रैक्ट बन गया हो, और परफोरेशन के केस में हम क्या करेंगे, वहां पे स्विचरिंग वगैरह करके उनको ठीक करेंगे, यानी उसको सर्जरी करते हैं। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है। क्यों? क्योंकि इन दोनों में से कोई भी एक 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो 5 नंबर के हिसाब से ही मैंने यहाँ पर लिख रखा है। यहाँ तक कोई किसी को डाउट तो पूछे। हाँ जी।